मंच पर विराजमान आज के मुख्य अतिथि MDS यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर श्री अनिल शुक्ला जी, आज के विशिष्ट अतिथि मेरे अध्यापक रहे MPhil के गाइड रहे श्री गिरीश नाथ झा सर, जो अभी वैज्ञानिक तकनीकी शताब्दी आयोग के चेयरपर्सन हैं, डायरेक्टर सुभाष अग्रवाल जी, प्रिंसिपल साहब रवि शर्मा जी, मैडम मिश्रा। आज की इस संगोष्ठी दो दिवसीय संगोष्ठी में यहाँ आपके बीच आके मुझे बड़ा हर्ष की अनुभूति हो रही है और विशेष रूप से अपने जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा गिरीशनाथ झा सर से जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, उनके साथ मंच साझा करने का मुझे अवसर मिल रहा है। ये अपने आप में अलग तरह का अनुभव होता है। जैसा अभी आप सब लोगों ने देखा कि जो आयोग है जिसके सर चेयरपर्सन हैं, तो उन्होंने वहाँ पर द्रुत गति से भाषा और तकनीकी शब्दावली विषय कार्य प्रारंभ किया है। सर की ये शैली रही है कि हमेशा से वो, जब हम भी उनके रिसर्च स्टूडेंट थे, तो उन्होंने हमें हमेशा प्रेरित किया और बहुत उल्लेखनीय कार्य उन्होंने किया है संस्कृत और अन्य भारतीय भाषाओं में मशीन लैंग्वेज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटेशन लिंग्विस्टिक्स के क्षेत्र में। मैं चाहूँगा आप सब लोग उस कार्य को भी देखें। आज का जो विषय है मुख्य रूप से जो मुझे बताया गया था कि नवीन शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो महिलाओं से संबंधित विषय हैं, किस तरह से जेंडर एजुकेशन को और वुमेन एजुकेशन को प्रमोट करेगा, वो विषय मुख्य रूप से रखा गया था। तो अपने सीमित ज्ञान के साथ कुछ चीज़ें जो मैं पढ़ पाया वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। जो हमारा वर्तमान उच्च शिक्षा तंत्र है, जो हायर एजुकेशन सिस्टम है, उसमें कई तरह के चैलेंजेस हैं, कई तरह की चुनौतियां हैं जो इस शिक्षा नीति का जो डॉक्यूमेंट है उसमें आइडेंटिफाई हुई हैं। और ये हम लोगों ने भी अनुभव किया है। हम लोग एक विद्यार्थी भी रहे हैं और फिर अभी जब एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में भी मेरे पास मत्स्य यूनिवर्सिटी अलवर का चार्ज रहा कुछ समय, और निरंतर मेरा कलेक्टर के रूप में अभी भी इंटरेक्शन होता रहता है स्टूडेंट्स के साथ, कॉलेजेस के साथ, प्रिंसिपल्स के साथ। तो कुछ जो मुख्य कमियां हम सबको नज़र आती हैं आज के उच्च शिक्षा की व्यवस्था में, जैसे एक तो सबसे बड़ा जो अभी सर ने कहा कि अंग्रेज़ों की देन थी ये पूरा का पूरा जो एजुकेशन सिस्टम है, और उनके अपने देश में बहुत कुछ परिवर्तन हो गया, लेकिन हम आज भी मोर और लेस उसी पूरे तंत्र को लेकर चल रहे हैं। एक तो जो बड़ी खामी है वो ये है कि बहुत फ्रेगमेंटेड हायर एजुकेशन इकोसिस्टम है और बहुत शुरुआती स्तर से, ग्रेजुएशन से, बल्कि 11वीं 12वीं कक्षा से ही विज्ञान, कला, कॉमर्स, ये सारे स्ट्रीम अलग हो जाते हैं। और वो न केवल अलग हो जाते हैं बल्कि समय के साथ साथ उनमें एक हायरार्की बन जाती है। आर्ट्स के स्टूडेंट को साइंस के स्टूडेंट से कम आंका जाता है, भले ही वो उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, बेटर परफॉर्म कर सकता हो, लेकिन चूंकि साइंस में कमाने की अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं तो ये माना जाता है कि आर्ट्स के जो स्टूडेंट है वो ये एक हमारे दिमाग में एक जो है पूर्व धारणा बन गई है, प्रिजुडिस बन गया है, जो कि इसी फ्रेगमेंटेड हायर एजुकेशन सिस्टम की देन है। इसी तरह से जो स्टूडेंट्स की कॉग्निटिव स्किल्स और लर्निंग आउटकम्स हैं, उसके बजाय रटने पर, याद करने पर, जैसा अभी सर ने कहा कि एक पूरा का पूरा एक व्यवस्था चल रही है कि इंग्लिश की बुक्स हैं, इंग्लिश की पेडागोगी है, उसी में हमको पढ़ना है, वही सारी चीज़ें हम याद करते हैं, उसको रट लेते हैं, एग्जाम में टॉप कर जाते हैं, जो तमाम तरह के एग्जाम्स हैं, अच्छे पैकेजेस मिल जाते हैं और बात वहाँ से खत्म हो जाती है। अच्छे स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होता है कि जिस विषय को वो पढ़ रहे हैं उसमें उनका वास्तविक ज्ञान कितना है, जो निश्चित रूप से अपनी मातृभाषा और अपनी भाषा में पढ़े बिना नहीं आ सकता। इसी तरह से एक और जो कमी है कि जो सोशियो इकोनॉमिक डिवाइड्स हैं हमारे समाज में, कई तरह के जो सामाजिक विभेद बने हुए हैं, आर्थिक रूप से कुछ लोग पिछड़े हैं, कुछ लोग के लिए अच्छा एक्सेस है, तो वो समाज के जो ये सारे समस्याएं हैं वो अन्य क्षेत्रों के साथ साथ शिक्षा में भी हमको देखने को मिलते हैं। जो दूर दराज में रहने वाले लोग हैं, रूरल एरियाज के हैं या इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, इवन सोशली बैकवर्ड हैं,
जो कास्ट सिस्टम आज भी हम लोग दूर नहीं कर पा रहे लोगों के दिमाग से, उसको लेके जो कुरीतियाँ हैं और जो अव्यवस्था है वो हमको हायर एजुकेशन सिस्टम में भी दिखती है। तो ये कुछ समस्याएं हैं निश्चित रूप से महिलाओं के प्रति, जैसे जो डिसएडवांटेज ग्रुप है उसमें कास्ट सिस्टम है, वैसे के वैसे जो जेंडर है हमारा वो व्यवस्था भी है, और महिलाओं को आज भी हम कितनी भी बात कर रहे हैं लेकिन एजुकेशन और जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं एजुकेशन के बाद में, अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़, उसमें कहीं ना कहीं एक भेदभाव है। जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है GER, अभी प्रिंसिपल साहब ने बात की, वो भी पुरुषों के फेवर में है। तो इन सारी तमाम जो समस्याएं हैं, चैलेंजेस हैं, उनको एड्रेस करते हुए जो हमारी नई शिक्षा नीति है, एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, आप सब लोग भी उसको पढ़ सकते हैं। 2020 में नई शिक्षा नीति जो आई, उसने हायर एजुकेशन में, उच्च शिक्षा में जो विजन रखा है, जो अपने सामने एक टारगेट रखा है, उसमें कुछ चीज़ें जो भी हमने चैलेंजेस की बात की उनको एड्रेस करने की कोशिश है। जैसे एक तो जो फ्रैगमेंटेड हायर एजुकेशन सिस्टम है, उसकी जगह मल्टीडिसिप्लिनरी प्रोग्राम्स होंगे, जिसमें एक विषय से दूसरे विषय का एकदम वाटर टाइट डिवीजन नहीं होगा कि कॉमर्स वाले जो है साइंस के बारे में नहीं जान पाएंगे या ह्यूमैनिटीज़ जो है वो एकदम अछूता विषय बन जाएगा। एक मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच होगी। दूसरा जो अभी जो सिस्टम है 10+2+3 वॉटएवर, उसमें भी जितना मैं समझ पाया कि हायर एजुकेशन में फ्लेक्सिबिलिटी होगी कि आप 3 साल की डिग्री एक साथ नहीं करने के बजाय आपके 1 साल 2 साल के डिप्लोमा डिग्री कोर्सेज होंगे। आप जब चाहे उनको छोड़ सकते हैं, छोड़ के बाहर निकल सकते हैं और वापस उसमें एंटर कर सकते हैं। इसी तरह से नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी ताकि जो अभी हमारे यहाँ शोध के क्षेत्र में बहुत कमी है। अगर हम दूसरे देशों से कंपेयर करें, कभी हम देखेंगे, अगर आप लोग देखेंगे कि आंकड़े जो विकसित देश जैसे अमेरिका है, US है, वहाँ पर जो शोध की न केवल क्वालिटी बल्कि क्वांटिटी का भी जो अगर हम कभी कंपेयर करेंगे अपने देश से, तो हम लोग बहुत पीछे हैं। और जो वास्तविक शोध है वो तो हम जानते हैं हमारे यहाँ होता ही नहीं है। अच्छे से अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में PhD MPhil जो है वो किराए पे देके लिखवा लेते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, वी ऑल नो दैट। तो उसमें शोध के क्षेत्र में कैसे गुणवत्ता आए, और मल्टीडिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस जैसे पुराने समय में नालंदा और दूसरे कॉलेजेस थे, उसका रेफरेंस भी है इस पॉलिसी में। अपने जो विषय है उस पर वापस आते हुए मैं जो कुछ जो जेंडर डिस्पैरिटी है उसको कैसे एड्रेस करता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, कुछ मुख्य बातों की तरफ मैं आप लोगों का ध्यान आकृष्ट करूँगा कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसका विशेष फोकस है यूथ और स्पेशली जो गर्ल चाइल्ड और जो हमारा यंग गर्ल्स हैं उनका, खासकर जो सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं, जो जाति के आधार पे या आर्थिक क्षमता के आधार पे जो पिछड़े हुए वर्ग हैं उनके बच्चों को, और खासकर जो महिलाएं और बच्चियां हैं उनको पढ़ाई की मुख्य धारा से जोड़ने का। और चूँकि जो चिंताजनक बात है, जैसा मैंने कहा कि 10वीं के बाद 12वीं के बाद जो ड्रॉप आउट रेशो है वो महिलाओं का ज़्यादा होता है पुरुषों की तुलना में, लड़कों की तुलना में लड़कियों का ज़्यादा होता है। जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो है वो भी कम है। और उसके कुछ तो जो हमारे समाज के हमारे दिमाग में कुछ भ्रांतियाँ बैठी हुई हैं, आज भी शहरों में या जो सबर्बन एरियाज हैं वहाँ पर जागृति आ रही है, लेकिन हम अगर गाँव की बात करें, मैंने बहुत पिछड़े क्षेत्र में भी नौकरी की है, तो वहाँ पर अभी भी महिलाओं की, बच्चियों की शिक्षा को लेके कोई उसकी बहुत आवश्यकता नहीं समझी जाती है। ये एक बहुत बड़ी समस्या, समाज की सोच को बदलने की ज़रूरत है। और 10वीं 12वीं के बाद जो महिलाओं का, बच्चियों का, बालिकाओं का शिक्षा को छोड़ने का एक बहुत बड़ा कारण है कि जो टॉयलेट्स की अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती है स्कूल्स में। और मैंने खुद देखा है कि बहुत ही स्कूल्स में या कॉलेजेस में टॉयलेट्स, जिसको हम जो बहुत महत्वपूर्ण वो है इंग्रेडिएंट है हमारी पढ़ाई का, जितना साफ आपका क्लासरूम होना चाहिए उतना ही साफ आपका टॉयलेट होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, ना स्कूल्स में ना कॉलेजेस में। और टॉयलेट्स बहुत ही गंदी स्थिति में होते हैं, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि महिलाएं और बच्चियां उस कारण से पढ़ाई कर छोड़ने को विवश हो जाती हैं। तो सरकार जो है, जो ये नई एजुकेशन पॉलिसी है, इसमें एक जेंडर इंक्लूजन फंड है जिसका मुख्य उद्देश्य इस फंड का है कि शिक्षण संस्थानों में टॉयलेट्स, क्लीन टॉयलेट्स, हाइजीनिक टॉयलेट्स और हॉस्टल्स बनेंगे ताकि
जिन बच्चियों को दूर भी जाना पड़ता है अगर अपने घर से, रोज़ाना का जो कम्यूटेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, वो इशू भी एड्रेस हो, वहीं पर रहने की व्यवस्था हो सके। इसके साथ ही जो 4 सोशो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स आइडेंटिफाई हुए हैं उसमें महिलाओं को भी शामिल किया गया है और स्पेशल फोकस उन पर दिया जाएगा। और जो जैसा मैंने आपको कहा कि जो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है, ये माना जाता है कि बच्चियों को, बालिकाओं को पढ़ के क्या करना है, जो समाज की सोच और अवधारणा को बदलने के लिए भी विशेष रूप से प्रयास इसमें किए जाएंगे। और एक जो बड़ा मुद्दा है वो ये भी है कि केवल पढ़ने वालों जो है, मतलब छात्रों और विद्यार्थियों के संदर्भ में नहीं, बल्कि पढ़ाने वालों के संदर्भ में भी जो महिला टीचर्स हैं उनमें भी वहाँ भी एक डिस्पैरिटी देखने को मिलती है। महिला टीचर्स की संख्या आज भी कम है, तो कैसे महिला शिक्षकों की संख्या को बढ़ाया जा सके, इसके लिए भी इस नीति में विशेष प्रावधान किए गए हैं और नीतिगत प्रयास किए जाएंगे कि कैसे खासकर जो पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर महिला टीचर्स को अधिक से अधिक रिक्रूट किया जाए। और इसके साथ ही जो एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, पिछले कई 10-15 सालों से हम लोग सुन रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट। हर स्तर पर आज शिक्षा में स्किल डेवलपमेंट को जोड़े जाने की बात करते हैं, चाहे वो स्कूल एजुकेशन हो, चाहे वो कॉलेज एजुकेशन हो, चाहे वो पोस्ट कॉलेज एजुकेशन हो। तो स्किल डेवलपमेंट और स्किल एनहांसमेंट पर इस पॉलिसी में विशेष जोर दिया गया है। और खासकर महिलाओं के संदर्भ में ये चीज़ इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि जब ये कहा जाता है कि अगर कमाना पुरुष को ही है तो फिर महिलाओं को पढ़ाने का क्या फ़ायदा है। तो अगर स्किल डेवलपमेंट से जब शिक्षा को जोड़ देंगे तो ये जो तर्क है वो अपने आप में निराधार हो जाएगा, क्योंकि स्किल डेवलपमेंट के बाद कमाने की जो संभावना है वो महिलाओं के लिए भी उतनी अधिक हो जाएगी। तो इस तरह से कई सारे इनिशिएटिव्स हैं जो इसमें इस पॉलिसी में लिए गए हैं और एक जेंडर बैलेंसिंग, जेंडर संतुलन की ओर ये पॉलिसी अग्रसर है। साथ ही जो मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम मैंने आपको बताया कि ग्रेजुएशन यानी 12th के बाद आप अलग अलग टुकड़ों में डिग्री और सर्टिफिकेट के रूप में कर सकते हैं। महिलाओं के लिए वो विशेष उपयोगी होगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्ची फर्स्ट ईयर में पढ़ रही है, सेकंड ईयर में उसकी शादी हो गई, उसके बाद उसके लिए पढ़ाई कंटिन्यू करना मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपके लिए वो मल्टीपल एंट्री एग्जिट ऑप्शन रहेगा तो निश्चित रूप से शादी के बाद भी या किसी पारिवारिक समस्या के कारण भी डिसकंटिन्यू होने के बाद भी उनको अपनी शिक्षा को कंटिन्यू करना आसान रहेगा। और अपना जो मेरा स्वयं का अनुभव है, मैं यही कहना चाहूँगा कि एक सोच जो हमारी महिलाओं के प्रति है इस देश में, समाज में, उसको बदलने की ज़रूरत है। और जो इस तरह के इंस्टीट्यूशंस हैं, आर.के. पाटनी और गर्ल्स कॉलेज, बहुत राजस्थान में इस संबंध में काम हुआ है, लेकिन अभी भी जो पिछड़े इलाके हैं वहाँ पर बहुत कुछ करना शेष है। तो आप सबसे मैं ये अनुरोध करूँगा कि महिला सशक्तिकरण और महिला शिक्षा के क्षेत्र में आप लोग भी जहाँ भी आगे जाएँ उसमें अवश्य अपना योगदान दें। धन्यवाद।